कर रखा है, दैट इज मूवमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। सुपर इजी चैप्टर है, इसमें हमने मूवमेंट्स का टॉपिक पहले स्टार्ट किया, धीरे धीरे स्क्यूनेस और कर्टोसिस पे भी आएंगे। मूवमेंट्स में हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिया, थर्ड पार्ट करने वाले हैं, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड रो मूवमेंट। सुपर इजी है, ध्यान से चीजें समझना। नोटबुक, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर लेके बैठो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करने हैं। इससे पहले जो हमने 2 पार्ट्स कर लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से चैप्टर कंप्लीट करो, नोट जरूर बनाते चलना, बाद में बहुत चीजें इजी लगेंगी। स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन करना है? सेंट्रल एंड रो मूवमेंट्स। पहले ये बताओ, सेंट्रल एंड रो मूवमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। सेंट्रल मूवमेंट के लिए क्या था? म्यू था। रो मूवमेंट्स के लिए क्या था? म्यू डैश था कि नहीं? अब ये 2 चीजें हम कर चुके हैं, इनके बीच का रिलेशन ढूंढेंगे। रिलेशन का मतलब इनके बीच एक इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, ताकि हमें अगर सेंट्रल भी दियो ना मूवमेंट, हम रो मूवमेंट निकाल पाए, एक से दूसरी मूवमेंट हम निकाल पाए, इसलिए हमें ये रिलेशन चाहिए होगा। मान लो क्वेश्चन में रो मूवमेंट दी हुई है, आप सेंट्रल निकाल पाओगे, एक भी तरह की मूवमेंट मिल गई, दूसरी अपने आप निकाल पाओगे रिलेशन की हेल्प से। रिलेशन मतलब इक्वेशंस की हेल्प से जो इनके बीच में होंगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कितने मूवमेंट्स निकाले थे हमने? 4 निकाले थे, μ1, μ2, μ3, μ4। ध्यान से चीजें समझ लो, सुपर इजी है। ऐसे हमने क्या निकाले थे? रो मूवमेंट्स 4 निकाले थे, μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश। निकाले थे कि नहीं? बिल्कुल निकाले थे। सेंट्रल मूवमेंट हमेशा फर्स्ट वाली 0 होती है, नोट पढ़ा था ये कि सेंट्रल मूवमेंट क्या होता है? हमेशा फर्स्ट वाली 0, μ1 हमेशा 0 होता है। तो जो हम इक्वेशंस है, जो रिलेशन है, वो कितने लिखेंगे? 3 लिखेंगे। वैसे तो ये 4 मूवमेंट की थी, 1 2 3 4, इसमें भी 4 मूवमेंट की थी, इक्वेशन भी 4 होनी चाहिए। रिलेशन है ना, रिलेशन का मतलब इक्वेशन, इनको जोड़ती हुई एक इक्वेशन। तो वैसे तो 4 होनी चाहिए इक्वेशन भी, लेकिन 4 नहीं है। जो सेंट्रल मूवमेंट है फर्स्ट वाले का, वो 0 होता है, इसलिए फर्स्ट वाले से हम काम नहीं करवाएंगे। तो हमारे पास जो रिलेशन है 4 नहीं, कितने होंगे? 3। वैसे तो हर बार ये 4 निकालते हैं, इक्वेशन रिलेशन कितने होंगे? 3 होंगे। निकाल लेते हैं। अब देखो, मैं यहाँ इक्वेशन लिख के ले आती और आपको कहती इसको लर्न कर लो, वो बहुत दिक्कत हो जाती। तो रिलेशंस इक्वेशन को एज सच लर्न करना है, उनका कोई भी हमें डिराइव करके नहीं दिखाना ये कैसे बने, हमारे सिलेबस में है ही नहीं है। हम सिर्फ उन इक्वेशंस को लर्न करके आगे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, लेकिन वो इक्वेशंस को लर्न कैसे कर रहे हैं वो मैं समझा रही हूँ। अभी साथ साथ नोट नहीं करना, पहले चीजें ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से यही देखना, पहले नोट नहीं करना। मैं क्या लिख रही हूँ? μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश इज इक्वल्स टू, इक्वेशंस कैसे लिखनी है? इनके डैशेस के साथ। μ1 डैश यहाँ पर नहीं आता लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। जो यहाँ डैशेस लिखे, कितनी इक्वेशन बनानी है? 3 इक्वेशंस बनानी है ना, ऐसे ही 3 बनेंगी। μ2 डैश इक्वल टू, μ3 डैश इज इक्वल्स टू, μ4 डैश इज इक्वल्स टू। जो यहाँ डैशेस में लिखे हैं वो इधर बिना डैश के लिख दो, बहुत इजीली लर्न करवा दूंगी आपको कि बहुत इजी है। तो जो यहाँ डैशेस के साथ लिखे हैं वो यहाँ बिना डैशेस के लिख दो, ये चीज क्लियर है। और सबके एंड में आपने लिखना है प्लस μ1 डैश, प्लस μ1 डैश। और यहाँ पे सेम, ये 3 इक्वेशन लर्न करने का तरीका बता रही हूँ, सामने एकदम नहीं ले आई, ऐसे लर्न करवाते हुए ही बताऊंगी। जो यहाँ डैशेस में लिखा है वो यहाँ बिना डैश के लिखना है और सबके एंड में प्लस μ1 डैश लगाना है, ठीक है। इसके नीचे क्या लिखा है? 2, तो यहाँ पे इसकी पावर 2 रहेगी। यहाँ पे क्या लिखा है? 3, तो इसके यहाँ पे पावर 3 रहेगी। यहाँ कितना लिखा है? 4, इसके यहाँ पे पावर 4 रहेगी। यहाँ तक याद होगी चीजें, 3 चीजें बताइए ध्यान से कि सबने जो यहाँ डैश में लिखा है बिना डैश के लिखना है। दूसरी चीज, सबके एंड में μ1 डैश आएगा। तीसरी चीज कि जो यहाँ नंबर लिखा है वही उसकी पावर बन जाएगी। ये चीजें आपको समझ आ गई? पक्का? चले आगे, चलो आगे देखते हैं। बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी। यहाँ पे क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो इसमें 2 ही टर्म्स होंगी, पहली टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, ये बन गई पहली इक्वेशन। ध्यान से समझो, कितना लिखा है? 2, यहाँ 2 ही टर्म्स होंगे। ये क्या लिखा है? 3, यहाँ पे कितनी टर्म्स होंगी? 3, पहली ये रही, दूसरी ये रही, सॉरी ये वाली, तीसरी कहाँ है? 3 होनी चाहिए ना, तीसरी मैं बता रही हूँ। प्लस लिखेंगे यहाँ पे, 3 लिखेंगे यहाँ पे, म्यू, ध्यान से समझना, ये 3 है, 3 से बैकग्रेड लगाओ, 3 से पीछे क्या होता है? 2, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है।
म्यू1 डैश तो आना ही आना है, ये काउंटिंग से नहीं आया, ये इस 3 के कारण 2 है, म्यू1 डैश आना ही आना है। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। आराम से चीजें समझो और अच्छे से क्लियर होती जाएगी। इसमें 3 टर्म्स होनी चाहिए थी, 2 तो थी, एक थर्ड वाली डाल दी। थर्ड वाली याद करनी है कि 3 आएगा, 3 था तो यहाँ पे 2 आएगा, म्यू1 डैश। यहाँ पे कितनी है 4, 4 टर्म्स आएंगी, 1 येरी 2 येरी 2 और आएंगी। लिख देती हूँ क्या 2 और आएंगी, देखो ध्यान से समझना। पहले आपने यहाँ पे 4 लिखना है, यहाँ पे लिखना है 6। वहां जैसे ऊपर 3 लिखा था ना, यहाँ पे पहले 4 लिखना है, यहाँ पे 6। म्यू4 से पहले क्या आता है म्यू3, फिर म्यू3 से पहले क्या आता है म्यू2। उल्टी काउंटिंग चलती है, 4 से 3, 3 से 2। यहाँ पे हमेशा म्यू1 डैश साथ में फ्री चलता है इनके, जो हम ऐड कर रहे हैं ना टर्म्स बीच वाली, म्यू1 डैश साथ में आएगा। देखो म्यू1 डैश यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, ये कहेगा मैं दूसरी बार आया हूँ, एक बार यहाँ आ गया ना, दूसरी बार आया हूँ तो इसका स्क्वायर भी होगा। ये आपकी 3 इक्वेशन है, इससे ही रिलेशन कहा जाता है, क्योंकि ये म्यू2 म्यू1 के बीच का क्या है रिलेशन है, डैश वाले और बिना डैश वालों के बीच का रिलेशन है। ये चीज क्लियर है पक्का? चले आगे, देखो ध्यान से। आपको कि मैम ये क्या लिखा है, अब मैं आपको बताती हूँ ये है क्या। देखो बहुत सिंपल है, ये स्पेस यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गई ना, ये पहली इक्वेशन है, म्यू यहाँ पे आ जाएगा डैश का स्क्वायर, म्यू2 डैश इज इक्वल्स टू म्यू2 प्लस म्यू1 डैश का स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी म्यू3 प्लस दिस, ये वाली इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन ये है, इसको नोट करो, यहीं पे इक्वेशन रिलेशन खत्म होगा। ये चीज समझ आ गई, इनके बेस आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको अभी तक लर्न नहीं हुई ना, एक बार पॉज करके जैसे जैसे मैंने चीजें बताई है ना, मतलब पहले वो करके देखो, अगर नहीं याद आ रही दोबारा सुन लो, पर अभी क्लास में याद करके जाना, बाद के लिए चीजें मत छोड़ना, बहुत कुछ पढ़ना है बाद में। यही क्लास में ये पैटर्न लर्न कर जाओ कि कैसे हमें ये इक्वेशंस लर्न होने वाली है। इसे ही बोला जाता है रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड रो मोमेंट्स। चले आगे, पक्का क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहले पॉज करके लर्न कर लो, ऐसे लिख लो, फिर मेरे साथ आगे चलना। जल्दी से करो, क्लास में ही चीजें कर लिया करो, बाद में कोई टाइम नहीं मिलना, बहुत सारा सिलेबस पड़ा है हमारे पास। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट कह रहा है फाइंड आउट, क्या कह रहा है सॉरी, द फर्स्ट 4 movements of a distribution about the point A equals to 8 are this। क्या कह रहा है 4 movements दी हुई है किसी पॉइंट के अराउंड, मतलब ये क्या है रो मूवमेंट्स है। किसी पॉइंट के अराउंड अगर हमें दे दी जाए मूवमेंट्स, उन्हें रो मूवमेंट्स कहते हैं। तो हमें म्यू1 डैश भी दिया हुआ है, म्यू2 डैश दिया हुआ है, म्यू3 डैश दिया हुआ है एंड म्यू4 डैश भी दिया हुआ है। ठीक है, लिख लेते हैं। आगे क्या है, फाइंड द 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन। मुझे मीन के अबाउट निकालना है, मतलब मुझे सेंट्रल मूवमेंट्स निकालने हैं। ये दिए हुए हैं और ये सारे निकालने हैं। बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ, क्वेश्चन समझ आया पक्का? ये हमें दिए हुए हैं रो मूवमेंट्स और हमें सेंटर निकालना है। अच्छा एक बार बताओ, हमेशा ही सेंट्रल मूवमेंट का फर्स्ट क्या होता है 0, तो म्यू1 तो 0 ही है, इसको कैलकुलेट नहीं करते। म्यू2 म्यू3 म्यू4 अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। करें फिर कैलकुलेट। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया? चलो करते हैं फिर। पहली इक्वेशन क्या थी ध्यान समझना, म्यू2 डैश, अब मैं क्वेश्चन में लिखूंगी आपको याद हो जाएगा, म्यू2 डैश इज इक्वल्स टू म्यू2 प्लस म्यू1 डैश का स्क्वायर। ये यहाँ लिखा था, ये सेम लिखा, म्यू1 डैश एंड में आता ही है, क्योंकि यहाँ 2 था तो इसे स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब वैल्यूज डालो। म्यू2 डैश कितना है 9, म्यू2 है नहीं, म्यू1 डैश स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 9 इज इक्वल्स टू म्यू2 प्लस 4, म्यू2 की वैल्यू कितनी आ गई 5। लो हो गया कैलकुलेट। बताओ टफ है इजी है ना? तो म्यू1 0 म्यू2 5। अगली इक्वेशन चलते हैं, हर इक्वेशन कुछ ना कुछ हमें देगी। सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं, म्यू3 डैश इज इक्वल्स टू म्यू3 प्लस 3 म्यू2 म्यू1 डैश प्लस म्यू1 डैश का क्यूब। यही थी सेकंड इक्वेशन। अगर आप पैटर्न माइंड में रखते हो ऐसे ही होता है। देखो मैंने क्या सोचा, म्यू3 डैश है म्यू3 होगा, 3 से कम होता है यहाँ 2 हो गया, ऐसे करके मैंने माइंड में चीजें कर ली। अब म्यू3 डैश कितना है -38, ये लिख लेते हैं। म्यू3 कितना है मेरे पास, अभी निकाला ही नहीं, वही तो निकालना है। आगे चलते हैं, 3 म्यू2 पहले ही कैलकुलेट कर चुके फर्स्ट पार्ट में, 5 म्यू1 डैश -2, मेरे से पहले करो बहुत ईजी है, -2 का क्यूब, -38 प्लस म्यू3, ये कितना आएगा 5 3 दा 15, 15 टू दा 30, माइनस का 30 -8 आ गया। आराम से कैलकुलेशन करते रहो, फटाफट से इसका आंसर निकालो, मैं भी निकाल रही हूँ। ये देखो यहाँ पे -38 हो जाएगा, यहाँ पे +38 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू म्यू3। म्यू3 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई यहाँ पे, तो दैट इज म्यू3 इक्वल टू 0। ये नहीं है कि सिर्फ
सिर्फ μ1 ही जीरो होगा, कोई और जीरो नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। μ1 तो हमेशा ही जीरो हो सकता है, बाकी में से कभी कोई जीरो होता है, कभी आंसर आता है, डिपेंड करता है, लेकिन μ1 हमेशा जीरो होता है। ठीक है, अगले पे आ जाओ, कौन सा रह गया मेरा, μ4 रह गया, तो μ4 भी निकाल लेते हैं। ये रब कर दूं, अच्छे समझ आ गया ना। चलिए फिर अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन के ऊपर। थर्ड क्या थी, बोलो, जितना बोलोगे उतने अच्छे से लर्न होगा। थर्ड इक्वेशन μ4 डैश इज इक्वल्स टू μ4 आएगा, यहाँ पे μ1 डैश का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, बीच में क्या आता है, पहले 4 आता है फिर 6 आता है, μ3 μ2, यहाँ पे μ1 डैश का स्क्वायर यहाँ पे प्लस, ऐसे आप आराम से इक्वेशन लिख सकते हो। μ4 डैश कितना है 177, μ4 निकालना है 4, μ3 निकाला हुआ दैट इज 0, μ1 डैश दैट इज -2, वैल्यूज तो डाल दो, 6 हो जाएगा। μ2 कितना है, μ2 इज 5, सारी वैल्यूज हमारे पास होती है। μ1 डैश का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, देखो ये था ना हमारे पास। आगे चलते हैं, प्लस -2 की पावर, यहाँ 2 नहीं आएगी, 4 आएगा, यहाँ 4 था ना तो पावर 4 आएगा, यहाँ पे वैल्यू आ गई 4। फटाफट से कैलकुलेट करके आ सकता हूँ, जल्दी से, कैलकुलेटर है ना आपके पास, 41, μ4 की वैल्यू कितनी आ रही है 41, तो ये आ गया μ4 इज इक्वल्स टू 41। तो हमें क्या दिए हुए थे, मुझे दिए हुए थे रो मोमेंट्स, मैंने सेंट्रल मोमेंट्स निकाल लिए विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशंस या फिर रिलेशन की हेल्प से। ये चीज क्लियर है, पक्का अच्छे से समझ आ गया, इजी है। चलिए नेक्स्ट देखो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही सिर्फ क्वेश्चन नहीं आते कि सीधा सीधा रो मोमेंट दे दिए, सेंट्रल दे दिए और क्वेश्चन करो, नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन आते। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन, मीन के अबाउट मूवमेंट्स निकालो, मतलब किसकी बात हो रही है, सेंट्रल मूवमेंट की बात हो रही है। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंट्रल मूवमेंट निकालनी है, इजीली निकाल लेंगे। पहले स्टेप क्या होता था, मीन निकालो, है ना, ये होता था ना पहला स्टेप। ठीक है, मीन निकालेंगे तो ये क्या है 60 से 62, 63 से 65, ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला सेम नहीं है, इंटरवल्स में ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला सेम होना चाहिए, तभी आगे काम हो सकता है। अगर ये सेम नहीं होता तो इसे सेम करने पड़ता है, और ये बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। हम इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से 0.5 ऐड करेंगे, इंटरवल बन जाएगा 59.5 से 62.5, और फिर हमारा क्वेश्चन होगा, मीन निकलेगा, सेंट्रल मूवमेंट निकल जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, जब भी सेंट्रल मूवमेंट निकालो उसके लिए पहले मीन निकालना पड़ता है। मीन के लिए इसका लास्ट वाला इसके फर्स्ट वाले से सेम होना चाहिए, इंटरवल्स वाले क्वेश्चन में, जो कि यहाँ नहीं है, उसे सेम करना पड़ेगा। इसमें से 0.5 माइनस करके 59.5 बन जाएगा, और इसमें 0.5 ऐड करके, ऐसे करके इंटरवल्स बनाएंगे, मीन निकालेंगे, सेंट्रल मूवमेंट निकल जाएगा। पर ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाता है, और जिस बच्चे को ये इंटरवल सेम करने नहीं आते, 0.5 में कोई भी मिस्टेक करता है, उसके लिए चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। तो जब भी ऐसा कुछ हो कि मीन निकालना हमें इजी ना लग रहा हो, कोई एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो रहा है कि इन इंटरवल्स को सेम बनाने के लिए, ये इसकी लास्ट और इसकी फर्स्ट को सेम बनाने की एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो रहा है, तो आप सेंट्रल मूवमेंट ना निकालो, आप पहले क्या निकाल लो, रो मूवमेंट निकाल दो, क्योंकि हमें रिलेशन तो आता है, तो पहले रो मूवमेंट निकाल लेते हैं ना। एक बार रो मूवमेंट निकल गया, उससे सेंट्रल हमें निकालने आते हैं उन इक्वेशंस की हेल्प से। ये बात समझ आ रही है। तो अब रो मूवमेंट कैसे निकलेगा, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट तो नहीं दिया हुआ, अगर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट नहीं दिया हुआ तो हम अपने अकॉर्डिंग आर्बिट्रेरी पॉइंट ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे कितने इंटरवल है, 1 2 3 4 5, एक फर्स्ट से छोड़ो, एक लास्ट से, एक फर्स्ट से, एक लास्ट से, सेंटर में ये पड़ा है ना, सेंटर में जो है 66 से 68, बीच में कौन सा नंबर आएगा 67, तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं 67, क्योंकि इस क्वेश्चन में मीन निकालना एक इजी चीज नहीं है, एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो रहा है, तो हम रो मूवमेंट निकाल लेते हैं। रो के लिए आर्बिट्रेरी पॉइंट सबसे बीच वाला सेंटर वाला इंटरवल उठाया, 66 से 68, उसका बीच वाला पॉइंट 67 ले लिया, वो हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट हो गया। अब हम सारा रो मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। रो मूवमेंट के लिए ये इंटरवल्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इंटरवल का काम ही नहीं करना कोई। समझ आ रही चीज, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। रो मूवमेंट के लिए इंटरवल्स के लिए हम
कुछ नहीं करने वाले। देखो कैसे, 60 से 62 है, 60 से 60, बहुत ध्यान से देखना, जो है एज इट इज इंटरवल यूज करेंगे। देखो बहुत ध्यान से, ये मेरे पास बन गए, मैंने इंटरवल्स लिख दिए। अब फ्रीक्वेंसीज लिख दो, 5, 18, 42, 27, 8। अब x लिख दो, x क्या होता है, मिड वैल्यू। इसके बीच की मिड वैल्यू कितनी होगी, 61, इसकी 64, 67, यहाँ पे बनेगी 70, 73, 60 और 62 के बीच में 61 आता है, 63 और 65 के बीच में 64 आता है, वही सारी वैल्यूज लिख दी। अब f आ गया, x आ गया। रो मोमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, x माइनस ए, एफ ऑफ x माइनस ए, जो जो चाहिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, x माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ पे मुझे चाहिए क्यूब, और मुझे चाहिए 4 वैल्यू भी। चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। पहले x माइनस ए निकालते हैं। मुझे पता है आपको कि मैम हमें कैलकुलेट करना आता है, पर यहाँ पे भी आराम से चीज समझो, बहुत काम की चीजें बताने वाली। पहले x माइनस ए करते हैं, 61 में 67 गए, -6 यहाँ पे आ जाएगा -3, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 67, 0, 67 यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे 67 और 73, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब f इंटू एक्स माइनस ए, इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये -30, 18 3 दा कितना हो जाएगा, 54 माइनस का ये 0, 27 3 दा कितना हो जाएगा, दैट विल बी 81, और लास्ट में 8 6 दा 48 आ गया, ठीक है। ये f इंटू एक्स माइनस ए हो गया। अब f इंटू एक्स माइनस ए, इसके ये सारे कैसे कैलकुलेट करोगे, कुछ बच्चे इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, f इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर क्या होगा, इस वाले कॉलम को, ये स्टार कॉलम होता है हमारा x माइनस ए, इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके आपको ये मिल जाता है। ये लास्ट क्लासेस में हम समझ चुके हैं। कुछ बच्चे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। लेकिन इससे भी ईजी वे जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में फिर भी एक्सप्लेन करूंगा, वो ध्यान समझो। पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 30 इंटू 6 मुझे पता है 180, फिर भी मैं कैलकुलेटर पे कर रही हूँ, जिसका मैं ना होता वो कैलकुलेटर पे करके देखना पड़ेगा ना, इसलिए मैं करके देख रही हूँ। यहाँ पे कितना आएगा, 180। आप 180 कैलकुलेटर पे लिखे रहने दो। ये वाला आंसर कैसे आएगा, इस वाले आंसर को x माइनस ए से मल्टीप्लाई करके, है ना। क्यूब वाला आंसर कैसे आएगा, इस वाले आंसर को इससे मल्टीप्लाई करके x माइनस ए से। तो 180 कैलकुलेटर पे लिखे रहने दो, इंटू 6 कर दो, वहीं पर आंसर कितना आ जाएगा, 1080, 1080। ये 4 वाला आंसर कैसे आएगा, 4 वाला आंसर 3 वाले को 1 से मल्टीप्लाई करके आएगा, है ना। 1080 को 6 से करना पड़ेगा, 1080 ऑलरेडी कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है, यहीं से इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6480। एक साथ ऐसे ना आंसर्स लिख के, अगर आप ऐसे आंसर्स लिखोगे टाइम सेव होगा, क्योंकि वो नंबर ऑलरेडी कैलकुलेटर पे होता है आपके पास, 6480 आएगा। आप कहोगे मैम इसमें क्या होता है कि हमें साइंस की प्रॉब्लम होती है, साइन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यहाँ पे माइनस था ना, जिनकी ओड पावर होती है उसको माइनस दे दो। अगर x माइनस ए के पास माइनस है, तो जिनके पास ओड पावर है, जैसे 2 पावर वाले को प्लस ही देना है, 3 वाले को माइनस देना है, इसको अगले वाले को प्लस ही देना है। ये चीज क्लियर है। अब आगे चलते हैं। मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू, राइट। ये x माइनस ए का स्क्वायर चाहिए, तो मैं x माइनस ए वाले को इस x माइनस ए वाले से मल्टीप्लाई करूंगी। -54 इंटू -3, मैं 54 इंटू 3 कर रही हूँ। आंसर कितना आ रहा है, 162, ठीक है। 162 ऑलरेडी कैलकुलेटर पे लिखा है। आप इसको दोबारा x माइनस ए वाले से कर दो, दैट इज इंटू 3, आंसर कितना आएगा, 486। फिर इसको दोबारा x माइनस ए वाले से कर दो, इंटू 3 दोबारा, दैट इज 1458। लो 1458। अगर आपको ऐसे इजी लगता है, आपको लगता है मुझे ऐसे ही समझ आता है कि मुझे ऐसे ऐसे एक एक मल्टीप्लाई करके देखना है, गो फॉर दैट। लेकिन अगर ये भी आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें टाइम बहुत सेव होता है। आगे चलते हैं। 0 0 है, तो सारे ही आंसर क्या आने वाले हैं, 0 आने वाले। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 81 इंटू कितना करना है, 3। ध्यान से, 81 इंटू 3, आंसर इज 243, ठीक है। नेक्स्ट कैसे मिलेगा, दोबारा 243 को किससे करना है, 3 से। 243 मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, इंटू 3 लिख देंगे, दैट विल बी 729, ठीक है। नेक्स्ट 729 लिखा, उसको किससे करेंगे, 3 से करेंगे, दैट विल बी 2187। 2187 आ गया आंसर। एक चीज और, यहाँ पे माइनस था, ओड पावर वालों को माइनस मिलेगा, यहाँ माइनस आएगा। ओड पावर वालों को माइनस देना है। अगर x माइनस ए वाले में माइनस है, x माइनस ए वाले में क्या है, माइनस। इसके पास भी माइनस था, ओड पावर वाले को माइनस। इसके पास भी माइनस था,
ओड पावर 3 वाले को -8, ठीक है। ये सारा ऐसे लिखना है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, 48 इंटू 6 करना है मुझे, ये मिल जाएगा ना, तो 48 इंटू 6 से मिल जाएगा 288, ठीक है। अब 288 ऑलरेडी लिखा है, नेक्स्ट चाहिए तो इसको किससे करना है, दोबारा 6 से ही करना है। x माइनस ए स्क्वायर वाले को x माइनस ए से करूंगी तभी तो क्यूब मिलेगा। इसको मैंने फिर से 6 से किया, आंसर आ रहा है 1728, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर 6 से कर दो इसी को इंटू 6, आंसर 10368। बहुत जल्दी कैलकुलेशंस होती है, ये सारी आप ऐसे करवाओ। ये चीज क्लियर है, ये आप ऐसे भी कैलकुलेशंस कर सकते हो। एक बार f इंटू एक्स माइनस ए निकालो, ये निकालो, स्क्वायर क्यूब और 4 पावर ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। नाउ ये ना टेबल जो मैंने अभी बनाया है, आई होप आपको प्रॉपर क्लियर दिख रहा होगा। ये सारी वैल्यूज हुई है, देखो 10368 एंड में आ रही थी, ये सारा कुछ वही है। इनके लास्ट में समीशन है, मैं बता देती हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर आएगा स्क्वायर, ये क्यूब, ये 4 पावर है, और यहाँ पे ये समीशन fx माइनस ए है, ये इनके समीशंस है नीचे, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था, म्यू1 क्या था मेरे पास, समीशन fx माइनस ए अपॉन n। समीशन fx माइनस ए कितना है 45, n कितना है मेरे पास, कितना है 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.45। मतलब मेरा म्यू1 कितना हो गया 0.45। अब म्यू2 निकाल लेते हैं। म्यू2 क्या था, समीशन fx माइनस ए स्क्वायर अपॉन n। इसका क्या आंसर है 873 अपॉन कितना है 100, दैट विल बी 8.73। ऐसे करके म्यू3 म्यू4 भी निकल जाएंगे। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे म्यू1 आया मेरे पास 0.45, म्यू2 इज 87.3। मैं जो आंसर्स है लिख रही हूँ, आप कैलकुलेट करके लिखोगे। म्यू3 इज, ये डैशेस है क्योंकि ये सेंट्रल नहीं रो मूवमेंट्स है। म्यू3 कितना आएगा, दैट विल बी 88.91 सॉरी, और म्यू4 कितना आएगा 204.93। ये चीज क्लियर है, बताओ। ये हमारे म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4 डैशेस में आ गए, मतलब ये मेरे क्या है, मेरे पास है रो मूवमेंट्स। अब निकालेंगे इससे सेंट्रल मूवमेंट्स, पहले इक्वेशंस लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, हमें हमारे सेंट्रल मूवमेंट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर। नाउ अब इक्वेशंस लिखते हैं, एक एक करके काम करते हैं। पहले लिखते हैं म्यू2 डैश से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं। म्यू2 डैश क्या होता है, म्यू2 प्लस म्यू1 डैश का स्क्वायर। म्यू2 की वैल्यू हमें पता नहीं, म्यू2 डैश कितना है 8.73 होगा, 87.3 नहीं है 8.73 है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस म्यू1 डैश का स्क्वायर, मतलब 0.45 का स्क्वायर। जल्दी से करके बताओ आंसर क्या आ रहा है, मैं भी कैलकुलेटर पे कर रही हूँ जल्दी से। मेरे पास वैल्यू आ रही है, पहले 0.5 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, दैट विल बी आ रहा है 0.2025। यहाँ पे कर लेते हैं 0.2025, ये आ गया म्यू2। माइनस कर दो इसको, दैट विल बी आंसर कितना आ रहा है 8.5275, ये म्यू2 है। आप कहोगे मैम ये क्यों करवा रहे हो, कैलकुलेशन तो इजी है। नहीं, इसमें भी स्टेप है, आपके बुक से आपके आंसर्स मैच करें, उसके लिए राउंड ऑफ करना बहुत जरूरी है। वो मैं आपको अभी चीजें समझाऊंगी, ध्यान से समझना, ये स्टेप्स कराना भी यहाँ जरूरी है। तो म्यू2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है, दैट इज 8.5275। ये चीज क्लियर है। म्यू1 की वैल्यू कितनी होती है, म्यू1 की वैल्यू हमेशा ही 0 होती है। बस म्यू3 निकालना रह गया और म्यू4 निकालते हैं। म्यू3 के लिए क्या फॉर्मूला है, म्यू3 डैश इज इक्वल्स टू म्यू3 प्लस 3 म्यू2 म्यू1 डैश प्लस म्यू1 डैश का दैट इज क्यूब आ जाएगा, राइट। म्यू3 कितना है निकालना है, म्यू3 डैश 8.91, म्यू3 एज इट इज 3, म्यू2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 8.5275। पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आपके पास होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा आता है पॉइंट के बाद 4 डिजिट से ज्यादा आता है तो राउंड ऑफ करना पड़ता है, वो मैं आपको अभी समझाती हूँ कैसे करते हैं। आगे देखो म्यू1 डैश कितना है 0.45 प्लस 0.45 का क्यूब, क्योंकि ये भी है, ठीक है। 8.91 प्लस म्यू3, ध्यान से देखना, मैं अब कैलकुलेटर पे कर रही हूँ 3 इंटू 8.5275 इंटू 0.45, मेरे पास आंसर आ रहा है 1.512125। ये आंसर आ रहा है मेरे पास कैलकुलेटर पे, आपके पास भी आ रहा होगा। अब ध्यान से देखो, मुझे चाहिए सिर्फ 4 डिजिट तक। कहां तक चाहिए, 4 डिजिट तक। अगर ज्यादा है तो हमें राउंड ऑफ करना होता है। राउंड ऑफ का मतलब आपको 4 डिजिट चाहिए, ठीक है। 4 डिजिट से नेक्स्ट देखो
क्या वो 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है? नहीं, 2 है, तो इसको एज इट इज लिख सकते हो, कोई चेंज नहीं करना। अगर यहाँ पे मान लो 5 होता या 5 से बड़ा होता तो ये लास्ट वाले डिजिट में एक नंबर बढ़ जाता है। यहाँ पे छोटा है तो इसका आंसर राउंड ऑफ करके क्या होगा, सिर्फ यही सेम लिख देंगे। ठीक है, मान लो मेरे पास कैलकुलेटर पे आया होता है ये चीज, ठीक है, मुझे चाहिए 4 डिजिट, लेकिन 4 के बाद जो एक्स्ट्रा वाला है, लेकिन एक एक्स्ट्रा है, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ के लिए क्या करते हैं, जहां तक हमें चाहिए उससे नेक्स्ट देखते हैं, वो 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है? हाँ जी, यहाँ 5 है या 5 से बड़ा है? हाँ जी, यहाँ पे तो 5 है, तो आप लास्ट वाले में एक नंबर ऐड कर देते हो, 1.5122 हो जाएगा इसका राउंड ऑफ। अगर यहाँ पे अगला वाला डिजिट, 5th वाला डिजिट मेरा 5 या 5 से बड़ा होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2, लेकिन ये है नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। यहाँ पे 5th वाला डिजिट 5 भी नहीं है, 5 से बड़ा भी नहीं है, 5 से छोटा है, तो यहाँ पे हमने एज इट इज लिख दिया 4 तक, 11.5121। ये चीज समझाने के लिए ही ये क्वेश्चन करवा रही। समझ आ गए राउंड ऑफ? फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, आपको क्या डाउट आ रहा है। यहाँ तक चीजें समझ आ गई पक्का? चलो फिर आगे चलते। नेक्स्ट क्या लिखा है, दैट इज प्लस 0.45 का क्यूब, 0.45 मैंने 45 लिखा, 0.45 इंटू 0.45 इंटू दैट इज थर्ड टाइम, ध्यान से करना बिल्कुल, कितना आएगा, दैट विल बी 0.091125। मुझे कहाँ तक चाहिए, 4 डिजिट तक चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, अगला डिजिट क्या है, 5 या 5 से बड़ा है? नहीं, 5 से छोटा है, तो बस इसको एज इट इज लिख दो, कुछ भी ऐड नहीं करना, 0.0911 आ जाएगा। अब कर दो इनको ऐड, जो भी आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे हो जाएगा, पहले ऐड कर लेते हैं, 11.512 प्लस 0.0911, आंसर आ रहा है हमारे पास 11.6031। इधर आके माइनस होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 8.91 माइनस 11.6031, आंसर इज माइनस 2.6931। ये μ3 की वैल्यू है। सुपर इजी, अगर आराम से राउंड ऑफ करनी चीजें आएंगी, 2.6931 माइनस। ये चीज क्लियर है, ये μ3 की वैल्यू। अब लास्ट रहती है μ4 की, फटाफट से आप निकालो, मैं भी आंसर निकालती हूँ, फिर मैच करते हैं, जल्दी से निकालो μ4। सो μ4 की सारी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, आप स्टेप वाइज स्टेप चेक कर सकते हो। यहाँ पे राउंड ऑफ करके चीजें लिखी गई है जैसे आपको समझा है। यहाँ पे देखो 7, यहाँ पे होगा 7 5 समथिंग 8 कुछ आ रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे 1 से इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे 6 हो गया। जिसको राउंड ऑफ समझ आ रहा है ध्यान समझो, कैलकुलेटर पे जो भी आ रहा होगा 7 5 कुछ यहाँ पे 5 से बड़े नंबर आ रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पे 1 को बढ़ा दिया और राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिख दिया, डिजिट को 1 से बढ़ा दिया। जिसको राउंड ऑफ समझ आता है ना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, यस मैम राउंड ऑफ क्लियर, ये चीज जरूर बताना, मुझे समझ आ रहा है आपको राउंड ऑफ अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे μ4 कैलकुलेट हो गया, यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। हमें μ1 μ2 μ3 μ4 ही चाहिए थे, सेंटर मूवमेंट चाहिए थे, बट क्योंकि इंटरवल सेम नहीं थे, लास्ट वाला फर्स्ट के सेम नहीं था, तो पहले रो मूवमेंट निकाला, क्योंकि इंटरवल से उसने कोई प्रॉब्लम नहीं थी रो मूवमेंट को, तो उस पहले हमने रो मूवमेंट्स निकाले, रिलेशन से हमने क्या निकाल लिए, सेंटर मूवमेंट। ये चीज क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्या लिखे, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट एज्यूम्ड मीन। अबाउट एज्यूम्ड मीन लिखा है, अबाउट मीन नहीं लिखा। अगर एज्यूम्ड मीन लिखा होता है वो सेंट्रल मूवमेंट नहीं होता। इसने कहा एज्यूम्ड मीन के अबाउट मूवमेंट निकालो, कितना दे रखा है 25। हम इस 25 को ए ही लेंगे, एक आर्बिट्ररी पॉइंट की तरह ही काउंट करेंगे। ये चीज क्लियर है? आगे लिखो एंड कन्वर्ट देम इनटू सेंटर मूवमेंट, मतलब एज्यूम्ड मीन के अबाउट जरूर दिया हुआ है, उस पॉइंट को आप रो मूवमेंट की तरह कैलकुलेट करोगे, उस पॉइंट को आर्बिट्ररी पॉइंट लोगे, सारा रो मूवमेंट कैलकुलेट करोगे, फिर वो रिलेशन से इसका क्या निकालोगे, सेंट्रल मूवमेंट्स निकालोगे। ये चीज क्लियर है? देखो यहाँ पे मेरे पास यहाँ टेबल बनाया है मैंने, मतलब यहाँ पे बना हुआ टेबल है, आप ये इंटरवल लिखोगे, एफ लिखोगे, एक्स क्या होता है, इनकी मिड वैल्यूज। ठीक है, ये सारे x की वैल्यूज लिख लोगे। पहले आप x माइनस ए निकालोगे, a को क्या लोगे 25 लोगे, फिर fx माइनस ए स्क्वायर क्यूब 4, ये सारी वैल्यूज आप निकाल लोगे। आपकी मर्जी है, आपने इनको ऐसे मल्टीप्लाई करके
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर्स निकालने हैं कि फिर ऐसे ऐसे आंसर्स निकालने हैं, ऐसे ऐसे जाते हुए आंसर निकालने हैं या फिर ऐसे ऐसे, वो आपकी मर्जी है जो आपको ठीक लगे। कि आप आंसर्स निकालोगे, समीशंस निकालोगे, नीचे समीशंस लिखे हुए हैं। फिर आप μ1 μ2 μ3 μ4 ये डैशेस हैं क्योंकि रो मोमेंट है। μ1 डैश कितना आएगा आप वो सारा कैलकुलेट कर लोगे। कैलकुलेट करने के बाद उन इक्वेशन से आप सेंट्रल मोमेंट निकाल रहे होगे, क्योंकि क्वेश्चन में एट द एंड क्या पूछा है, एट द एंड तो उसने ये पूछा ना कि सेंट्रल मोमेंट निकालो, तो पहले आप रो मोमेंट्स निकाल लो, फिर इक्वेशन की हेल्प से सेंट्रल मोमेंट निकालोगे। μ1 डैश कितना आ रहा होगा -3, ये कितना आ रहा होगा 90 आ रहा होगा। μ3 डैश कितना आ रहा होगा -900। μ4 डैश कितना आ रहा होगा 1 2 3 21,000, ये आपके डैशेस आ रहे होंगे। μ1 कितना होगा 0, μ2 μ3 μ4 आपने निकालना है और इसके आंसर्स आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन के अंदर, फिर मैं देखूंगी कि आपको निकालने आई ये वैल्यूज की नहीं। पहले ये टेबल बनाना, ये सारे सेंट्रल मूवमेंट्स निकालना, ये सारे रो मूवमेंट्स निकालना, फिर उसे सेंट्रल में कन्वर्ट करना। तो इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि जब दिया हो कि मूवमेंट अबाउट एज्यूम्ड मीन, वो भी सेंट्रल मूवमेंट नहीं होता, उसके भी अराउंड आपने कौन सा मूवमेंट निकालना होता है, रो मूवमेंट निकालना होता है। एज्यूम्ड मीन वाला सेंट्रल नहीं होता, सिर्फ मीन वाला सेंट्रल होता है। ये चीज क्लियर है? तो पहले आप रो मूवमेंट निकालोगे, फिर उसे सेंट्रल मूवमेंट में कन्वर्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशंस जो मैंने आपको करवाई है। इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। μ1 0 है, ये सबको पता है। 2 3 4 के आंसर आप ऐसे लिख लेना, 2 उसका आंसर, 3 उसका आंसर, 4 उसका आंसर, मैं समझ जाऊंगी। 2 = μ2 का आंसर लिख देना, 3 = 3 वाले का आंसर, 4 μ कहां से ढूंढोगे, तो ऐसे भी आप आंसर बता देना, मैं समझ जाऊंगी। जिसका आंसर करेक्ट होगा मैं ऊपर पिन कर दूंगी, बाकी सारे भी मैच कर सकते हैं। पर ऐसे नहीं दूसरे का वेट करते रहो, अभी तक तो किसी का पिन नहीं हुआ। नहीं, आप अपना आंसर डालो, क्या पता आपका ठीक हो, आप अपने आंसर्स चेक करो। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ आई है। ये हमने क्या क्या पढ़ लिया, सेंटर मूवमेंट पढ़ लिया, रो मूवमेंट, उनके बीच का रिलेशन आ गया, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन पढ़ेंगे, मूवमेंट वाला टॉपिक एक बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर स्क्यूनेस पे आने वाले हैं। ये चैप्टर के नोट्स में आते चलो, बहुत इजी चैप्टर है, इजीली ये चैप्टर हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज DMS। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।